पिछली वीडियो में हमने देखा था कि माओ माओ को पैलेस से निकाला जा रहा है क्योंकि उसका नाम उस लिस्ट में शामिल था जिन्होंने फेंग मिंग की फैमिली के साथ काम किया था। हमें अब तक ये भी पता चला कि माओ माओ अपनी करंट जॉब को बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन एक मेड होने की वजह से वो जानती थी कि उसके पास ये ऑप्शन नहीं कि वो खुद वहाँ रहने की रिक्वेस्ट करे। जिनशी से वो कहती है कि वो जो भी ऑर्डर करेंगे वो वही करेगी, चाहे कोई भी काम हो, खाना पकाना हो या पॉइजन को टेस्ट करना हो, बस उसे वहाँ रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये सब वो बहुत दिल से कह रही है और वाकई में वहाँ रहना चाहती है। जिनशी उठ खड़ा होता है और सॉफ्टली कहता है कि वो उसकी बात समझ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद माओ माओ को ये जान के हैरानी होती है कि उसे कुछ पैसे दे के फायर किया जा रहा है। इसका मतलब था कि जिनशी ने उसकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया। बाद में जिनशी एक साइड पे बैठा सैड हो रहा होता है और रो भी रहा होता है। इसी तरह टाइम गुजर जाता है। माओ माओ पैलेस को छोड़ने के बाद अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन लेडी गोयो को इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। गाओशिन को भी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जब जिनशी कभी भी उन चीजों को या लोगों को खुद से दूर नहीं होने देता था जिनसे उसे अटैचमेंट हो जाए। लेकिन इस केस में माओ माओ कोई चीज या टॉय नहीं थी और यही वजह थी कि शायद जिनशी ने उसे जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ एक टॉय की तरह बिहेव करे। वर्डिग्रेस हाउस में माओ माओ को 3 प्रिंसेस यानी कॉर्टिजन्स मेकअप करने लगती हैं। आज रात वो एक नोबल के यहाँ सेलिब्रेशन में जा रही थी जहाँ उन्हें इनवाइट किया गया था। एक नोबल की तरफ से किसी भी कॉन्क्यूबाइन को अपनी जगह पे इनवाइट करना एक ऐसी बात थी जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस पे बहुत सारे पैसे लगते थे और उसने तो उन तीनों को बुलाया था। इसका मतलब था कि वो बहुत ही ज्यादा रिच था। माओ माओ सिर्फ उन कॉन्क्यूबाइंस के साथ उनका साथ देने जा रही थी। फॉर्चुनेटली अपनी जॉब छोड़ते वक्त उसे जितने पैसे मिले थे वो उसके लिए काफी थे और इसीलिए वो एक कॉन्क्यूबाइन बनने से बच जाती है। एटलीस्ट अभी तक के लिए तो ऐसा ही था। अब जब वो वहाँ जाने लगती हैं तो माओ माओ सोचने लगती है कि मैडम हमेशा यही चाहती थी कि वो भी एक कॉन्क्यूबाइन बने, लेकिन ना तो उसे पोइट्री आती है और ना ही कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ना ही वो डांस कर सकती थी। वो तो बस एपोथिक्री जानती थी और उसे उसी में इंटरेस्ट था। पैलेस पहुंचते हुए माओ माओ देखती है कि वहाँ का फर्नीचर और डेकोरेशन इतनी एक्सपेंसिव थी कि उस जैसी उसने कभी भी नहीं देखी थी। अब वो सब डांस हॉल में पहुंचती हैं जहाँ सभी कॉन्क्यूबाइंस डांस को स्टार्ट करती हैं। वो सब अपनी स्किल को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। माओ माओ को यहाँ आने में और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इतनी देर तक वो आर्टिफिशियली स्माइल नहीं दिखा सकती थी। तब उसे एक साइड पे कोई दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वो बोर हो रहा है, इसलिए वो वहाँ जा बैठती है, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अब माओ माओ जब उसके और पास होती है तो वो ये देख के हैरान रह जाती है कि वो तो जिनशी था और जिनशी भी उसे देख के हैरान रह जाता है क्योंकि मेकअप की वजह से माओ माओ का फेस बहुत बदल गया था। जब उसे पता चलता है कि माओ माओ कॉन्क्यूबाइन के तौर पे वहाँ आई है तो उसे बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब वो सुनता है कि माओ माओ को अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला। तो वो पूछता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो माओ माओ उसकी बात का बुरा नहीं मनाती, बल्कि वो सोचती है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो दोबारा पैलेस में काम कर सकती है। जिनशी एक ठंडी सांस निकालता है। वो समझ रहा था कि माओ माओ ने खुद उस जॉब को छोड़ा, लेकिन वो गलत समझा था। माओ माओ तो वहाँ रुकने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि वो वहाँ से जाने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही है। जो भी था, माओ माओ को पॉइजन टेस्ट करने का काम बहुत पसंद था और अब उसे अपनी लाइफ में एक यही कमी लगती थी कि वो पॉइजन को टेस्ट नहीं कर सकती थी। अब जिनशी उससे बात करते हुए कहता है कि शायद उसे पॉइजन का काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो मान गया था कि असल में माओ माओ इस काम में काफी एक्सपर्ट है, एक ऐसी औरत जिसे वो चाहता है, लेकिन कभी भी वो उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो उसके फेस को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन माओ माओ पीछे हट जाती है। वो कहती है कि भाई रूल्स तो रूल्स होते हैं। जिनशी रिक्वेस्ट करता है तो माओ माओ मान जाती है और सिर्फ उसकी फिंगर्स को उसके फेस को टच करने देती है। जिनशी माओ माओ की लिपस्टिक का थोड़ा सा निशान मिटाता है और फिर उसे किस करता है। माओ माओ की आंखें हैरत से खुल जाती हैं। अब जिनशी उसे अपने होंठ दिखाता है जिस पे उसने उसी की लिपस्टिक लगा ली थी। माओ माओ ब्लश करने लगती है और तब ये देख के तीनों कॉन्क्यूबाइंस भी स्माइल करने लगती हैं। गाओशिन को भी ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। बाद में तीनों कॉन्क्यूबाइंस माओ माओ को चिढ़ाती हैं कि वो हैंडसम आदमी कौन था। अब माओ माओ का ज्यादा वक्त अपने काम में ही गुजरता, लेकिन वो अक्सर सोचती कि पैलेस के सभी लोग कैसे होंगे। एक दिन मैडम के साथ बात लेते हुए मैडम उससे पूछती है कि क्या तुम वापस जाने वाली हो, लेकिन माओ माओ को खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। एक रात नींद न आने पे माओ माओ अपने रूम से बाहर निकल के ठंडी हवा खाने आती है। तभी स्नो फॉलिंग होने लगती है। वो अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाती है। पैलेस में गुजारे वक्त को सोचती है और खुद से ये क्वेश्चन करती है कि अब उसे आगे क्या करना है।
कुछ दिनों बाद एक बहुत हैंडसम नोबल वर्डिग्रेस हाउस आता है। मैडम तो उसे देख के बहुत खुश थी कि वो उन्हें इतने ज्यादा पैसे देने आया है। वो नोबल अपने साथ एक वियर्ड सी हर्ब भी लाया था जो एक इंसेक्ट की बॉडी से निकली थी, और वो गिफ्ट देख के तो माओ माओ खुशी से जंप करने लगती है। शाम में किंग के साथ जिनशी बैठा ड्रिंक कर रहा था। वो खुद के बारे में सोच के प्राउड फील करता है कि वो कितना खूबसूरत है और उसकी स्किल्स ने उसे आज कहां से कहां पहुंचा दिया। जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो कि किंग के हाथों में खेला करता था, और इसीलिए अब बड़ा हो के वो पैलेस और उसके अंदर के सभी मैटर्स को कंट्रोल करता है। ये लाइफ उसे बहुत पसंद थी। इधर वर्डिग्रेस हाउस में माओ माओ वापस पैलेस जाने की तैयारी करती है। उसे इतना सारा मेकअप कराया जाता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। सभी कॉन्क्यूबाइंस खुशी से डांस करती हैं कि माओ माओ पैलेस से अब रिच क्लाइंट्स को भेजा करेगी। रात में माओ माओ जब अपने फादर के साथ बैठती है तो उसके फादर उसे प्यार करते हुए कहते हैं कि वो फिर से अकेले हो जाएंगे, लेकिन कम से कम माओ माओ कभी भी घर वापस आ सकती है। माओ माओ सोचती है कि उसकी मम्मी नहीं, लेकिन उसके पास एक प्यार करने वाला फादर मौजूद है और उसकी केयर करने वाली बहनों जैसी फैमिली भी। अब जिनशी माओ माओ को लेने आता है तो वो देखता है कि उसने तो बहुत सारा मेकअप थोप रखा है। ये देख के जिनशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गाड़ी में बैठते हुए भी सभी लोग माओ माओ को ही देख रहे थे। जिनशी माओ माओ को ये कहने ही वाला था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब वो पैलेस पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी सभी गार्ड्स माओ माओ को ही देख रहे थे। जिनशी को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो माओ माओ से कहता है कि तुम अपने पुराने फ्रेकल्स ही डाल लो, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है माओ माओ को लोगों की नजरों से बचाने का। लेकिन माओ माओ को तो इसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। अब वो दोनों जिनशी के घर पहुंचते हैं जहां माओ माओ काम करने वाली थी। दरअसल उसे एक बार पैलेस से निकाला जा चुका था और अब उसे उसकी पुरानी पोजीशन नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसे रेयर पैलेस के बजाय आउटर कोर्ट में काम करना था। अब जिनशी माओ माओ को ड्राइंग रूम में ले जाता है और माओ माओ ये जान के हैरान रह जाती है कि वो एक मेड के तौर पे काम नहीं करेगी, बल्कि उसे कोर्ट लेडी के एग्जाम को पास करना होगा। अगली सुबह वो जिनशी की मेड सुईरिन से मिलती है ताकि ब्रेकफास्ट बनाने में वो उसकी हेल्प कर सके। माओ माओ को ये जान के हैरानगी होती है कि वहाँ और कोई भी मेड नहीं। सुईरिन बताती है कि जिनशी की खूबसूरती की वजह से बहुत सी लड़कियां उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे कि वो अपने अंडरगारमेंट्स उसके सेफ में छुपा देती हैं। ये सुन के माओ माओ सोचती है कि जिनशी के पास इतनी खूबसूरती है कि अगर कोई औरत उसे सोते हुए देख ले तो वो पागल हो जाए, यहाँ तक कि कुछ मर्द भी खुद पे कंट्रोल न कर पाए, और शायद ऐसा ही था। माओ माओ ने तो ये भी सोच लिया था कि वो जिनशी के परफ्यूम को सेल करना शुरू कर देगी। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और माओ माओ अब जिनशी को एक और नज़र से देखना स्टार्ट कर देती है। वो नोटिस करती है कि वो हमेशा ही बहुत बिजी रहता था। गाओशिन माओ माओ को आउटर कोर्ट लेके जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा थी कि माओ माओ सभी को याद नहीं रख पाती, क्योंकि वो इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं थी, और जिन बातों में उसे इंटरेस्ट ना हो वो उसे बहुत मुश्किल से याद रहती थी। अब जब वो जिनशी के ऑफिस में चारकोल देने जाती है तो बाहर निकलते हुए कुछ लेडीज उसे जेलसी के साथ देख रही होती हैं। आउटर कोर्ट की लेडीज की पोजीशन असल में रॉयल पोजीशन जैसी ही थी, जिनके पास कैपेबिलिटी, एजुकेशन और एक्सपीरियंस था, जबकि रियल पैलेस की लेडीज किसी और टाइप की थी जिन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी और वो बस एंटरटेनमेंट के लिए ही थी। यही रीजन था कि आउटर कोर्ट की इन लेडीज की सेल्फ स्टीम भी कुछ ज्यादा थी। वो लेडीज माओ माओ के पास आती हैं और पूछने लगती हैं कि उस जैसी लड़की को जिनशी के पास क्यों अपॉइंट किया गया, लेकिन माओ माओ का ध्यान सिर्फ इस बात पे था कि उसे ये क्वेश्चन करने वाली लेडीज कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन माओ माओ ने क्या रिप्लाई करती है, वो कहती है कि क्या तुम सब लोग जेलस हो रही हो, यानी इतना डायरेक्टली वो लेडीज से ये क्वेश्चन कर लेती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम लोगों को गलत लग रहा है। देखो मुझे, मैं तो तुम लोगों की तरह खूबसूरत भी नहीं। जब जिनशी के पास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं तो वो मुझ जैसी पे क्यों ध्यान देगा। फिर भी उनमें से एक लेडी आगे आती है और माओ माओ से एक बार फिर से क्वेश्चन करती है कि आखिर जिनशी ने तुम्हें जॉब पे क्यों रखा। तब माओ माओ अपना आखिरी कार्ड खेलती है। वो अपने बाजू की वो पुरानी रैशेस दिखाने लगती है जिसने पॉइजन टेस्टिंग के दौरान जो उसे पॉइजन टेस्टिंग के दौरान आई थी। वो कहती है कि जिनशी बहुत काइंड हार्टेड है, उसने मुझ जैसी बीमार लड़की को जीने का रास्ता दे दिया। ये सुन के वो सभी लेडीज उसके ट्रैप में फंस जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। लेकिन माओ माओ को नहीं पता था कि जिनशी भी उसकी ये सभी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि माओ माओ को ऐसे क्यों हिरास किया जा रहा है। माओ माओ उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से निकल जाती है। अब एग्जाम का दिन आ जाता है, लेकिन माओ माओ तो बुरी तरह फेल हो जाती है। फिर भी वो खुश थी क्योंकि एग्जाम के बाद वो नई नई हर्ब्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी।
तभी एक कोर्ट लेडी उसके पास आती है और उसे स्कोल्ड करते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि आगे मिलिट्री एरिया है। करीब खड़ा एक शख्स ये सब देख के स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद एक नई प्योर कंसोर्ट पैलेस में आती है जो आहडू की जगह लेने वाली थी। हैरत अंगेज तौर पर गयोको और लीहुआ माओ माओ को उसकी टीचर अपॉइंट करती हैं ताकि वो उसे पैलेस में रहने की ट्रेनिंग दे सके। अपनी इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए माओ माओ एक रूम में जाती है जहां चारों कॉर्टिजन्स और उनकी मेड्स पहले से मौजूद थी। माओ माओ नई कंसोर्ट को देखती है जिसका नाम लुलान था। शायद किंग अब उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला था। माओ माओ अपने वर्डिग्रेस हाउस के एक्सपीरियंस से उसे ट्रेन करने लगती है। उसकी बातें कुछ ऐसी थी कि कुछ को तो लाफ्टर अटैक आने लगता है, कुछ ब्लश करने लगती हैं, यहाँ तक कि लीशु तो बेहोश हो जाती है। जब लेक्चर खत्म होता है तो जिनशी देखता है कि गयोको और लीहुआ बहुत खुश थी। लीशु तो प्रेयर कर रही थी कि काश उसने ये सब कुछ ना सुना होता, और लुलान बिल्कुल रिलैक्स थी। उस रात पैलेस में एक एक्सप्लोजन होता है। माओ माओ उस आवाज से उठती है और सोल्जर्स को भी भागते हुए देखती है, लेकिन फिर सर्दी बहुत ज्यादा थी इसलिए वो दोबारा सो जाती है। अब एक शख्स लुहान वहां देखने आता है कि हुआ क्या, लेकिन उसकी टीम को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हें वो एक छोटा सा पाइप भी दिखाई नहीं देता जो जमीन पे पड़ा था। अगले दिन जब माओ माओ अपनी हर्ब्स को इकट्ठी करने में बिजी थी तो वो लिहाकू को देखती है जो वहाँ मौजूद था। लगता था कि उसे प्रमोशन मिली थी। माओ माओ ने सुना था कि पेरेंट्स से मिलने के बाद वो उससे प्यार कर बैठा, लेकिन वो अब भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस उसे देखना चाहता था। वो दोनों बातें करने लगते हैं तो लिहाकू बताता है कि उसे यहाँ पे उस एक्सप्लोजन की रीजन जानने के लिए बुलाया गया, क्योंकि रीजन अभी तक पता ही नहीं चल सकी। माओ माओ फौरन क्यूरियस हो जाती है और खुद से उस एक्सप्लोजन की रीजन जानने की कोशिश करती है। वो देखती है कि बिल्डिंग में हर तरफ एक्सप्लोजन के बाद का गंद बिखरा पड़ा है। असल में ये आग लगाने की कोशिश थी, इसीलिए लिहाकू जैसे स्पॉय को वहां बुलाया गया। वो बिल्डिंग दरअसल एक वेयर हाउस थी, लेकिन किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो किंगडम काफी पीसफुल था, लेकिन कभी न कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो ही जाती थी, जैसा कि आसपास के कंट्रीज के अटैक्स, फेमाइन या फिर कोई और क्लैमिटी। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब माओ माओ को भी वही पाइप वहां पड़ा मिलता है। वो सोचने लगती है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। लिहाकू उसे स्कोल्ड करता है, लेकिन माओ माओ उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और बाहर की तरफ भागती है। वो लिहाकू से कुछ सामान मंगवाती है ताकि एक्सपेरिमेंट कर सके। वो एक बॉक्स बनाती है और उसमें बकवीट डालती है, फिर एक रस्सी जलाने के लिए भी वहां लगाती है और लिहाकू को वार्न करती है कि यहाँ से दूर हो जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। माओ माओ वहां से भाग जाती है और रस्सी जलते ही वो बॉक्स एक्सप्लोड हो जाता है और हर तरफ आग लग जाती है, जो कि लिहाकू को भी जलाने ही वाली थी, लेकिन फिर पानी की हेल्प से उस आग को बुझाया जाता है। माओ माओ को पता चल गया था कि वो आग क्यों लगी। माओ माओ सबको बताती है कि इस आग की असल वजह दरअसल बकवीट फ्लोर था, जो बहुत आसानी से आग को पकड़ता है। माओ माओ सबको वो पाइप दिखाती है जो उस एक्सप्लोजन की रीजन बना। वो बताती है कि अगर कोई शख्स वेयर हाउस के अंदर छुप के जल्दी में सिगरेट पीने लगे तो बाहर से आने वाली हवा बकवीट के स्मॉल पार्टिकल्स को हवा में उड़ा सकती है। जब आग जलाई जाती है तो बकवीट से भरी ये फैक्ट्री फौरन आग पकड़ती है और इस तरह एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए वेयर हाउस के अंदर सिगरेट पीने पर हमेशा हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। माओ माओ को ये सब इसलिए पता था क्योंकि एक बार उसने वर्डिग्रेस हाउस में गलती से एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करके बहुत डिस्ट्रक्शन की थी। उस रात उसे रियलाइज होता है कि वो पाइप तो वो अपने साथ घर ले आई। थोड़ा और फोकस करने पे उसे पता चलता है कि ये पाइप किसी ऑर्डिनरी इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि ये बहुत वैल्यूएबल है। बाद में गाउशन एक रिपोर्ट लाता है जिसमें एक ऑफिसर के पॉइजन खाने के बारे में लिखा था। दरअसल वो ऑफिसर पफर फिश खाने से मरा था। गाउशन माओ माओ से सबके बारे में पूछता है क्योंकि 10 साल पहले इसी तरह का एक मिलता जुलता केस हुआ था जिसमें शेफ ने बताया कि उसने डिश में पफर फिश को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, लेकिन दोनों इंसिडेंट्स में फिर भी पफर फिश के इंटेस्टाइन्स जिनमें पॉइजन होता है नहीं डाले गए थे। फिर ये लोग पॉइजन से कैसे मर गए? माओ माओ गाउशन को और प्रूफ्स लाने को कहती है, लेकिन इस दौरान जिनशी वहां आ जाता है और उसके इस तरह अचानक आने से माओ माओ डर जाती है। अगले दिन गाउशन शेफ की वो लिस्ट ले आता है जिसमें वो सभी कुछ लिखा था जो उस डिश को बनाने के लिए यूज किया गया था। माओ माओ को उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसा नजर नहीं आता सिवाय सीवीड के। माओ माओ शेफ से मिलने का डिसाइड करती है और बासिन के साथ वहां पहुंचती है जिस पर वो ट्रस्ट करती थी और शायद वो उससे पहले भी मिली हुई थी। वहां पहुंचते ही एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है और पूछता है कि वो उसके किचन में क्यों घुस आई। बासिन उसे समझाता है कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं,
तब पता चलता है कि वो आदमी पॉइजन खाने वाले ऑफिसर का छोटा भाई था। माओ माओ वहाँ एक वाज को देखती है जिसमें वही स्नैक्स पड़े थे जो उस ऑफिसर को बहुत पसंद थे। ऑफिसर का भाई कहता है कि इसमें पॉइजन नहीं, तो माओ माओ वहाँ से निकल आती है। अब बासिन ये देख के हैरान होता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वहाँ से क्यों आ गई। तो माओ माओ उसे बताती है कि वो अपने साथ कुछ लाई है। दरअसल उसे उस वाज पर डाउट था क्योंकि वो नॉन सीजनल था। अगर इन्हें प्रिजर्व भी किया गया होता तो भी ये इतना टाइम नहीं चल सकते थे, शायद उन्हें इम्पोर्ट किया गया था। माओ माओ गाओशेन, बासिन और जिनशी के सामने 2 प्लेट्स रखती है। एक में लाइम वाटर में डिप सीवीड पड़ी होती है जो वो अपने साथ लाई थी, और एक में नॉर्मल सीवीड। माओ माओ ने बताती है कि किसी ने इस ऑफिसर की लाइकिंग को जान के इस बात का फायदा उठाया है और ये सीवीड सॉल्ट लगा के तैयार की गई है। ये डेंजरस था क्योंकि कुछ पॉइजन्स नहीं रहते। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी फिश जो पॉइजनस तो होती हैं, लेकिन जब उनके पॉइजन वाले पार्ट्स उनसे अलग किए जाते हैं तो फिर उन्हें यूज किया जा सकता है। माओ माओ का कहना था कि ये सीवीड पहले लाइम वाटर में डिप की गई और फिर माओ माओ ने उस वीड को खा लिया। ये देख के सभी घबरा जाते हैं और फौरन से माओ माओ की फिक्र करने लगते हैं। अब असल क्वेश्चन ये था कि वो सीवीड वहाँ मंगवाई किसने। अगर ऑफिसर ने खुद मंगवाई तो उसका अपना फॉल्ट था, लेकिन अगर किसी और ने मंगवा के दी तो ये एक रिस्की बात थी। आखिरकार पता चल जाता है कि ये सभी कुछ उसके छोटे भाई ने किया था। रीजन ये थी कि वो अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि उसके साथ हमेशा से बुरा बर्ताव होता था। केस सॉल्व हो जाता है। बाद में माओ माओ अपने रूम में उस गिफ्ट को देखने लगती है और सोचती है कि वो उस हर्ब से मशरूम्स को कैसे प्लांट करेगी। ये सोच के वो एक्साइटेड हो रही होती है। तभी वो जिनशी से टकरा जाती है और ना चाहते हुए उसे कहती है वेलकम होम। ये सुन के जिनशी इतना खुश होता है कि वो वॉल में अपना सर मारने लगता है। अब जब वो चाय पीने बैठता है तो वो माओ माओ से अपने दिल की बात करता है। वो उसे एक मिलिट्री ऑफिसर के बारे में बताता है जो उसे पिछले कई दिनों से तंग कर रहा था। असल में वो एक नोबल फैमिली से था, 40 साल का, और शादी भी नहीं हुई थी। अपने नेफ्यू को अडॉप्ट कर रखा था और सारा घर खुद कंट्रोल करता था। वो एक फेमस आदमी था जिसकी हॉबीज बहुत बेकार और फजूल थी। वो मुसलसल कंप्लेंट्स करता रहता, परमिशन के बगैर अंदर आ जाता और किसी भी केस की डेट्स को बार बार आगे बढ़ाता। जिनशी को लगता था कि वो शख्स उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। माओ माओ को उसके बारे में एक थॉट आती है। जल्द ही लोहान, जिसके बारे में जिनशी बात कर रहा था और वो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजर था, जिनशी के ऑफिस में आता है और फिर दोबारा से वही हरकतें करने लगता है। दरअसल उसे एक कॉन्क्यूबाइन बहुत पसंद थी। वो उसे बाय करना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत इम्प्रेस था, लेकिन वो कॉन्क्यूबाइन अपनी स्किल्स को सेल करती थी, खुद को नहीं। चाय देते वक्त भी वो उसके साथ ऐसे बिहेव करती जैसे वो उसे मुंह ही नहीं लगा रही। लेकिन बहुत से लोग उसे पसंद करते थे और उनमें लुहान भी शामिल था, लेकिन वो कॉन्क्यूबाइन बहुत एक्सपेंसिव थी। अब लुहान को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस कॉन्क्यूबाइन की वैल्यू को कम करने की कोशिश करे। इस बारे में वो जिनशी से भी बात करता है, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही वो जिनशी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केस लाया हूँ जो कि एक मेटल फैक्ट्री के ओनर ने मरने से पहले अपनी विल में लिखा है। जिनशी माओ माओ को सारी डिटेल्स बताता है और कहता है कि ये इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, लेकिन मरने से पहले ऑनर ने अपनी कोई भी स्किल अपने बेटों को नहीं सिखाई और उसकी विल में उसकी प्रॉपर्टी की डिवीजन लिखी थी। वर्कशॉप उसके बड़े बेटे को मिलने वाली थी, जबकि फर्नीचर उसके दूसरे नंबर वाले बेटे को, और ग्लास का बना एक फिश बाउल उसके सबसे छोटे बेटे को मिलना था। आखिरी नोट में कहा गया था कि वो सब पुरानी मेमोरीज की तरह टी पार्टी करें। माओ माओ सोचती है कि टी पार्टी शायद कोई कोड वर्ड होगा, लेकिन जिनशी को कुछ भी समझ नहीं आता। माओ माओ को ये भी काफी स्ट्रेंज लगता है कि छोटे बेटे को सिर्फ एक फिश बाउल दिया गया। क्या वो इतना अनलव था? अब एक बार फिर से माओ माओ बासिन के साथ उनके घर पहुंच जाती है। वहां उन्हें वेलकम किया जाता है और वर्कशॉप दिखाई जाती है। अंदर मौजूद फर्नीचर एक स्ट्रेंज एंगल पे रखा था जिस पे उसे नहीं होना चाहिए था। अब जब माओ माओ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है तो वो देखती है कि बड़े बेटे का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं। वो पूछता है कि क्या वाकई में वो उनकी मदद कर सकेगी। बाद में पता चलता है कि वो फिश बाउल बहुत वैल्यूएबल था क्योंकि वो ग्लास से बनाया गया था। अब बड़े दोनों बेटों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उनके फादर ने उन्हें फर्नीचर और एक की दी थी, क्योंकि ना तो वो फर्नीचर उनके किसी काम का था और ना ही वो ड्रॉ जिसकी की उनका फादर उनके लिए छोड़ के गया था, क्योंकि वो की तो उस ड्रॉ में लगती ही नहीं थी और इसीलिए वो ड्रॉ खुल ही नहीं पाता था। उन्हें लगता है कि शायद एक्चुअल की कहीं और है जो अभी तक उन्हें मिली ही नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके फादर ने ये की उनके लिए क्यों छोड़ी। ये सब होने के बाद वो सभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि उन्हें ये वर्कशॉप मिली थी लेकिन वो उनके किसी काम की नहीं थी। दोनों भाई छोटे भाई से जेलसी फील कर रहे थे क्योंकि एटलीस्ट उसके पास मौजूद आइटम को सेल तो किया जा सकता था। उसी वक्त उनकी मॉम वहां आती है और उन्हें गेस्ट के सामने बदतमीजी करने से रोकती है।
वो कहती है कि उसके दोनों बड़े बेटे बहुत बैडली बिहेव करते हैं और सबसे छोटा बेटा ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं। वो बताती है कि उसके हस्बैंड को अपनी डेथ तक अपने बेटों की फिक्र थी। अब सभी टी पीने लगते हैं। माओ माओ देखती है कि विंडो से आने वाली सनलाइट सीधी उस ड्रॉ पे पड़नी चाहिए, लेकिन ड्रॉ पे सनलाइट की वजह से कोई भी स्टेन नहीं है। वो विंडो के पास जाती है, फिर उस ड्रॉ को गौर से देखती है कि क्या उसके अंदर कुछ फंसा हुआ तो नहीं। फिर उसे सब समझ आ जाता है। अब माओ माओ छोटे बेटे से उस फिश बाउल को लेके उसे वहां रखती है जहां उसे पहले रखा जाता था और उसमें वाटर भी डालती है। अब जब फिश बाउल के थ्रू सनलाइट ड्रॉ के लॉक पे पड़ती है तो उसके अंदर से स्मोक निकलने लगता है, जिसके बाद जब उसके अंदर की को फिट किया जाता है तो वो आसानी से चली जाती है। तब इस ड्रॉ को खोलने पे उन सभी को अंदर से एक स्ट्रेंज सा रॉक मिलता है, वैसा ही जैसा उनके फादर कलेक्ट किया करते थे। असल में छोटे बेटे को सब समझ आ जाता है। वो सबको बताता है कि उनके फादर चाहते थे कि तीनों फिर से एक साथ काम करें, लेकिन बड़े दोनों भाइयों को पता था कि उनका छोटा भाई ज्यादा एक्सपर्ट है। अब ये सीक्रेट पता चलने के बाद तीनों भाई एक दूसरे के साथ दोबारा से काम करने का डिसाइड करते हैं और माओ माओ और बासिन को अच्छे से सी ऑफ करते हैं। लेकिन जाने से पहले माओ माओ छोटे भाई से कहती है कि अगर कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो तो वर्टिगस हाउस के लूमैन नामी डॉक्टर के पास चले जाना, जो असल में माओ माओ के फादर का नाम था। इधर जिनशी के ऑफिस में लुहान बताता है कि ये केस तो सॉल्व हो गया। छोटे बेटे ने शॉप का काम संभाल लिया, बड़ा बेटा फाइनेंस को देखता है और दूसरे नंबर वाला क्लाइंट्स को ढूंढता है, क्योंकि उन तीनों ने अपने घर को एक बार फिर से स्टैंड करना था और ऐसा उन्होंने कर दिया। अब जिनशी लुहान से ये जानना चाहता था कि वर्टिगस हाउस की उस कॉन्क्यूबाइन की वैल्यू उसने कैसे कम की, लेकिन लुहान एक बार फिर से कोई लेम एक्सक्यूज बना के बाहर निकल जाता है। कुछ दिन बाद जिनशी माओ माओ से कहता है कि क्या वो उसका मेकअप कर सकती है। माओ माओ सोचती है कि उसे इसकी क्या जरूरत। वो सोचती है कि हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी वॉर्स फीमेल्स की वजह से हुई, लेकिन ये आदमी जो इतना खूबसूरत है अगर मेकअप करेगा तो शायद पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दे। जिनशी कहता है कि तुम बहुत आगे की सोच रही हो, मुझे एक डिस्गाइज मेकअप करवाना है। अब रात को माओ माओ इस सब की प्रिपरेशन करती है। अगली सुबह जब वो जिनशी के हैंड को स्मेल करने लगती है तो ये देख के सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है, लेकिन वो बस ये बताने की कोशिश करती है कि जिनशी का बॉडी ओडोर बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, इसलिए उसे ये चेंज करना चाहिए। वर्टिगस हाउस में क्लाइंट्स को उसके ऑरा से ही जाना चाहता है। जो ज्यादा अच्छी स्मेल करता है वो रिच माना जाता है, मगर उसके बारे में ये भी सोचा जाता है कि उसे बहुत सारी डिजीजेस होंगी। और जो पीजेंट्स या बहुत पुअर होते हैं उनसे हमेशा स्मेल आती है, क्योंकि वो गंदे होते हैं और बात भी नहीं लिया करते। ज्यादातर नए आने वालों को वहां से शू कर दिया जाता है, यानी भगा दिया जाता है। अब माओ माओ जिनशी को कम्प्लीटली चेंज करना चाहती थी, इसलिए वो उसके हेयर्स की शाइन खराब करने के लिए एक ट्रिक लगाती है और ऐसे क्लोथ्स मंगवाती है जिनसे स्मेल आ रही थी। जिनशी अपने ड्रेस को उतारता है तो माओ माओ उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इतना खूबसूरत होने के बावजूद जिनशी की बॉडी बहुत मैस्कुलर और स्ट्रांग थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। इसलिए माओ माओ उसके कपड़ों के अंदर और सारे कपड़े भर देती है ताकि वो मोटा दिखे। फिर माओ माओ ऐसा मेकअप करती है ताकि उसका फेस भी उसकी ड्रेसिंग से सूट करे। इसके बाद वो उसे एक स्मेली ड्रिंक पीने को देती है, जिससे उसके लिप्स और थ्रॉट स्वेल हो जाते हैं और आवाज़ भी बदल जाती है। फिर वो कॉटन की मदद से उसके फेस स्ट्रक्चर को भी चेंज करती है। इसका मतलब था कि माओ माओ को जो मिशन दिया गया था उसने वो पूरा कर दिया। अब वो दोनों एक ही गाड़ी में कहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जिनशी का नया नाम जिनका रखा गया था। अब जिनशी यानी जिंका ने ये सब कुछ क्यों किया और इस सब के पीछे उसका क्या मोटिव था और माओ माओ को वो अपने साथ लेके क्यों निकला, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।